जरा एक दृश्य की कल्पना करते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत का समय है। मुगलों की विशाल राजधानी दिल्ली, जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर साम्राज्यों का केंद्र हुआ करती थी, वहां अचानक एक क्षेत्रीय विद्रोही गुट के घुड़सवार प्रवेश करते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वे उस शहर को तबाह करने या गद्दी पर बैठने नहीं आए थे। बिल्कुल, वे वहां खुद मुगल सम्राट के ही इलाकों से आधिकारिक रूप से टैक्स वसूलने आए थे। ये सुनने में किसी उल्टी दुनिया की कहानी लगती है ना? लेकिन 18वीं सदी के भारत में ठीक ऐसा ही हो रहा था। सत्ता का पूरा समीकरण एकदम पलट चुका था। हाँ, और आज के हमारे ऐतिहासिक स्रोतों और नोट्स का ये जो विशाल ढेर है, वो इसी उथल-पुथल वाले दौर के इर्द-गिर्द घूमता है। आज की इस गहन चर्चा का मिशन ये समझना है कि जब एक इतनी बड़ी केंद्रीय सत्ता यानी मुगल साम्राज्य बिखर रही थी, तो उस खालीपन को भरने के लिए कौन आगे आ रहा था। सही बात है। हम मुख्य रूप से 3 उभरती हुई शक्तियों का विश्लेषण करेंगे: मराठा, बंगाल और अवध। तो चलिए हमारे श्रोतों के सबसे दिलचस्प हिस्से से शुरुआत करते हैं। मेरे पास 1707 के नोट्स हैं, जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई। और यहाँ एक बात मुझे बहुत भ्रमित कर रही है। मतलब मुगलों ने अचानक छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शाहू को कई सालों की कैद के बाद रिहा कर दिया। मतलब मुगलों ने अपने ही सबसे मूल्यवान राजनीतिक कैदी को आजाद क्यों कर दिया? ये तो खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी करने जैसा लगता है। अगर सतह से देखें तो ये एक बहुत बड़ी भूल लगती है, लेकिन मुगलों की रणनीति के नजरिए से ये एक बेहद चालाक चाल थी। इसे हम एक ट्रोजन हॉर्स रणनीति कह सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स मतलब दुश्मन के खेमे में ही सेंध लगाना? बिल्कुल। उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व राजा राम की विधवा ताराबाई कर रही थीं, और वो अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर बेहद मजबूती से मुगलों से लड़ रही थीं। अच्छा, तो मुगलों ने शाहू को इसलिए रिहा किया ताकि मराठों के खेमे में ही गृह युद्ध छेड़ना था। बाप रे, ये तो बहुत ही कुटिल कूटनीति थी। मुगलों की सोच ये थी कि जब मराठे आपस में ही लड़ेंगे तो वे मुगलों के इलाकों पर हमला नहीं कर पाएंगे। और स्रोतों से पता चलता है कि मुगलों की ये चाल कामयाब भी हुई। शाहू के लौटते ही मराठा साम्राज्य में सचमुच भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया। लेकिन यहाँ से जो हुआ वो मुगलों के अनुमान से बिल्कुल उल्टा था। हाँ, यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि शाहू इस गृह युद्ध में न केवल बचे रहे, बल्कि उन्होंने मराठा साम्राज्य की पूरी प्रशासनिक दिशा ही बदल दी। और इसके पीछे एक व्यक्ति का हाथ था, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। बिल्कुल, बालाजी विश्वनाथ का उदय मराठा इतिहास का एक अहम मोड़ है। देखिए, शाहू के पास मुगलों की कैद से लौटने के बाद न तो कोई बड़ी सेना थी और न ही धन। कुछ भी नहीं था उनके पास। हाँ, लेकिन बालाजी विश्वनाथ, जो एक चित पावन ब्राह्मण थे, उन्होंने एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक खेल खेला। उन्होंने ताराबाई के सबसे शक्तिशाली सेनापति धनाजी जाधव से गुप्त मुलाकातें की। अरे वाह! उन्होंने जाधव को समझाया कि असली और वैध वारिस शाहू ही है, और मराठा साम्राज्य की भलाई आपसी कलह खत्म करने में है। और जैसे ही जाधव ने दल बदला, ताराबाई का गुट एकदम कमजोर पड़ गया। इस कूटनीतिक जीत का परिणाम ये हुआ कि सत्ता का संतुलन धीरे धीरे छत्रपति यानी राजा के हाथों से खिसक पेशवा यानी प्रधानमंत्री के हाथों में जाने लगा। और बालाजी विश्वनाथ सिर्फ एक कुशल कूटनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि वे अर्थशास्त्र को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे। 1719 में उन्होंने मुगलों के साथ जो संधि की, वो हैरान करने वाली है। हाँ, वो 1719 की संधि बहुत महत्वपूर्ण है। मुगलों ने मराठों को दक्कन और गुजरात के इलाकों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। मैंने इन शब्दों को कई बार पढ़ा है, लेकिन ये वास्तव में काम कैसे करते थे? क्या ये सिर्फ एक साधारण टैक्स था? साधारण टैक्स कहना तो इसे बहुत कमतर आंकना होगा। अगर हम इसके तंत्र को समझे तो ये काफी हद तक आधुनिक प्रोटेक्शन मनी या सुरक्षा शुल्क की तरह काम करता था। मतलब हफ्ता वसूली एक तरह से। हाँ, चौथ का सीधा मतलब था किसी क्षेत्र के कुल राजस्व का 25% हिस्सा। मराठे मुगलों या अन्य शासकों के इलाकों में जाते और कहते कि हमें अपने राजस्व का 1/4 हिस्सा दो, और बदले में हम तुम्हारे इलाके पर हमला नहीं करेंगे। अरे बाप रे! और सरदेशमुखी इसके ऊपर 10% का अतिरिक्त टैक्स था, जो मराठे खुद को उस क्षेत्र का सर्वोच्च जमींदार होने के दावे के आधार पर मांगते थे। यानी मराठे बिना प्रशासन संभाले ही मुगलों की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोख रहे थे। ये तो मुगलों की नसों से खून निकालने जैसा था। बिल्कुल सही तुलना है। और इस भारी भरकम आर्थिक आधार ने अगली पीढ़ी के लिए एक विशाल सैन्य मशीन तैयार की। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे बाजीराव प्रथम पेशवा बने।
उनका युग तो मराठा इतिहास में अदम्य आक्रामक विस्तार का युग है। हाँ, बाजीराव का युग बहुत आक्रामक था। 20 वर्षों में अभूतपूर्व सैन्य सफलता। लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि उनकी बाजीराव प्रथम इतने सफल कैसे हुए। 1737 में उन्होंने कुछ घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर जो दुस्साहसिक धावा बोला था, वो कैसे मुमकिन हुआ? मुगल सेना उस वक्त क्या कर रही थी? बाजीराव की सफलता का रहस्य उनकी युद्ध नीति और मराठा घुड़सवार सेना की गतिशीलता में छिपा था। देखिए, मुगल सेनाएं बहुत भारी और धीमी होती थीं। हाथी, बड़े तंबू। हाँ, बिल्कुल। उनके साथ बड़े बड़े तंबू, भारी तोपखाने और हाथियों का पूरा काफिला चलता था। इसके विपरीत मराठा घुड़सवार बेहद हल्के होते थे। वे अपने साथ न्यूनतम रसद रखते थे और घोड़े की पीठ पर ही सो सकते थे। क्या बात कर रही हैं? हाँ, 1737 के दिल्ली धावे में बाजीराव ने मुगल सेना की मुख्य टुकड़ी को चकमा दिया और एक अलग बहुत तेज रास्ते से सीधे दिल्ली पहुंच गए। और इससे पहले कि मुगलों की भारी भरकम सेना वापस राजधानी की रक्षा के लिए लौटती, बाजीराव दिल्ली के बाहर अपनी ताकत दिखाकर और मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा करके वापस भी लौट गए। ये तो गति और रणनीति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बाजीराव प्रथम ने इसी रणनीति से 1728 में पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को भी मात दी थी। बिल्कुल। उनका उद्देश्य सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि उन नए इलाकों जैसे मालवा, गुजरात, राजपुताना से राजस्व की धाराएं सुनिश्चित करना था, वही चौथ और सरदेशमुखी, ताकि उनकी ये विशाल सैन्य मशीन लगातार चलती रहे। और ये बहुत जरूरी भी था। एक बड़ी सेना को लगातार युद्ध के मैदान में बनाए रखने के लिए उन्हें एक निरंतर बहने वाले आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती है। हाँ, धन तो चाहिए ही। मालवा और गुजरात उस समय के प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। बाजीराव जानते थे कि अगर इन पर नियंत्रण कर लिया गया तो मराठा साम्राज्य आर्थिक रूप से अजेय हो जाएगा। इसके बाद कहानी बाजीराव के बेटे नाना साहिब तक पहुंचती है। उनके समय में मराठा साम्राज्य अपनी सफलता के चरम पर था। कहा जाता है कि उनका झंडा अटक से कटक तक फहरा रहा था। सही बात है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव आता है जो मुझे काफी अजीब लगता है। नाना साहिब ने इतने विशाल साम्राज्य को सीधे पुणे से नियंत्रित करने के बजाय उसे 4 बड़े सरदारों में बांट दिया। हाँ, उन्होंने इसे विकेंद्रित कर दिया। मालवा में होलकर और सिंधिया, गुजरात में गायकवाड़ और नागपुर में भोंसले। क्या अपनी ही शक्ति का इस तरह विकेंद्रीकरण करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं था? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे कोई सफल कंपनी अपने ही व्यवसाय को 4 अलग-अलग और संभावित रूप से विरोधी फ्रेंचाइजी में बांट दे। आपका ये फ्रेंचाइजी मॉडल का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो हमें उस समय की रसद और संचार की सीमाओं को समझना होगा। लॉजिस्टिक्स का मसला था। बिल्कुल। 18वीं सदी में टेलीग्राफ या पक्की सड़कें तो थी नहीं। इतने बड़े साम्राज्य को, जो उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण तक फैला हो, केवल पुणे में बैठकर नियंत्रित करना असंभव था। अगर उत्तर भारत में कोई विद्रोह होता तो पुणे से सेना पहुंचने में ही महीनों लग जाते। तो ये एक तरह की प्रशासनिक और भौगोलिक मजबूरी थी। एकदम मजबूरी थी। पेशवा का विचार एक परिसंघ या कॉन्फेडरेसी बनाने का था। इसका मतलब था कि ये चारों सरदार अपने अपने क्षेत्रों में एक रीजनल मैनेजर की तरह स्वतंत्र रूप से प्रशासन चलाएंगे, टैक्स वसूलेंगे, अपनी सेनाएं रखेंगे। हाँ, लेकिन शर्त ये थी कि वे केंद्रीय खजाने में यानी पुणे में अपना हिस्सा भेजेंगे और संकट के समय मराठा झंडे के नीचे एक साथ लड़ेंगे। लेकिन क्या ये मॉडल सफल हुआ? लंबी अवधि में ये मॉडल घातक साबित हुआ। जब कोई मजबूत पेशवा नहीं रहा तो ये सरदार आपस में ही लड़ने लगे। इसके अलावा 1749 में ताराबाई ने एक आखिरी विद्रोह की कोशिश की थी। अच्छा, ताराबाई वापस आई। हाँ, लेकिन उसे कुचलने के बाद पेशवा ने छत्रपति को पूरी तरह से केवल एक कठपुतली बना दिया। असली सत्ता आधिकारिक रूप से पुणे के ब्राह्मण पेशवाओं के पास आ गई। अब यहाँ से कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी क्रूर दिशा लेती है। इस विशाल मराठा परिसंघ और इसकी लगातार लड़ती हुई सेनाओं को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, बहुत सारे धन की। बिल्कुल। और 18वीं सदी में भारत का एटीएम कौन था? वो था बंगाल सूबा। इसमें आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। बंगाल उस समय का सबसे उपजाऊ और अमीर प्रांत था। सबसे अमीर। हमारे नोट्स बताते हैं कि वहां मुर्शीद कुली खान नाम के एक नवाब ने माल जस्मानी प्रणाली शुरू की थी। ये प्रणाली असल में क्या थी? इसने बंगाल को इतना अमीर कैसे बना दिया? देखिए, माल जमानी प्रणाली को समझे बिना हम 18वीं सदी के बंगाल को नहीं समझ सकते। असल में मुर्शीद कुली खान ने अपारंपरिक जागीरदारों को हटा दिया
और राजस्व वसूलने का काम ठेके पर देना शुरू कर दिया। ठेके पर मतलब कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा टैक्स वसूल कर नवाब को देने की बोली लगाता उसे उस इलाके का अधिकार दे दिया जाता था। तो ये एक तरह की रेवेन्यू फार्मिंग थी। बिल्कुल। और आगे चलकर यही ठेकेदार शक्तिशाली जमींदार बन गए, जिसने कुख्यात जमींदारी व्यवस्था की नींव रखी। नवाब के खजाने तो भर गए, लेकिन इसके नीचे के जो किसान थे वो बहुत बुरी तरह पिसे गए। बाप रे। और इसी भारी खजाने ने बंगाल को बाहरी ताकतों के लिए एक चमकता हुआ लक्ष्य बना दिया। 1740 में एक महत्वाकांक्षी सेनापति अलीवर्दी खान ने तख्ता पलटकर बंगाल की सत्ता हथिया ली। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा खतरा अंदर से नहीं बल्कि मराठों की तरफ से आया। और यहाँ मुझे स्रोतों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मुझे यहाँ आपको रोकना होगा क्योंकि ये बात मुझे बहुत खटक रही है। क्या बात? मराठा अपने मूल क्षेत्र यानी महाराष्ट्र में एक रक्षक के रूप में देखे जाते थे। वे अपनी प्रजा के लिए नायक थे। लेकिन बंगाल के स्रोतों में उन्हें बरगी हमलावर कहा गया है, जो खौफ और दहशत का दूसरा नाम थे। हम इन दो बिल्कुल अलग छवियों को एक साथ कैसे देख सकते हैं? मतलब रक्षक अचानक लुटेरे कैसे बन गए? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि कैसे क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे को नष्ट कर रही थी। इसका जवाब मराठा सैन्य ढांचे की आर्थिक जरूरतों में छिपा है। नागपुर के भोंसले सरदार के नेतृत्व में मराठों ने बंगाल पर 1741 से 1751 के बीच लगातार कई भयानक आक्रमण किए। 10 साल तक लगातार आक्रमण। हाँ, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, उनकी विशाल सेना बिना प्रोटेक्शन मनी के नहीं चल सकती थी। भोसले को अपने सैनिकों को वेतन देना था। जब उन्हें पैसा चाहिए था तो उन्होंने देखा कि बंगाल एक असुरक्षित सोने की खदान है, तो उन्होंने बस हमला कर दिया। उनके लिए ये एक सैन्य अभियान था, लेकिन बंगाल के स्थानीय लोगों के लिए ये एक अमानवीय लूट थी। स्रोतों के अनुसार इन बरगी हमलों का खौफ इतना ज्यादा था कि कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय लोगों को मराठों से बचने के लिए शहर के चारों ओर एक बहुत बड़ी खाई खोदनी पड़ी थी। हाँ, जिसे मराठा डिच कहा जाता है। सोचिए, एक पूरा शहर खौफ में अपने चारों ओर खाई खोद रहा है। यह खाई उस दहशत का भौतिक प्रमाण है। इन लगातार आक्रमणों ने बंगाल की अर्थव्यवस्था, व्यापार और सुरक्षा को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। 10 साल के संघर्ष के बाद बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान एकदम टूट चुके थे। तो उन्होंने हार मान ली। 1751 में उन्हें मराठों के सामने झुकना पड़ा। उन्हें शांति खरीदने के लिए न केवल हर साल भारी मात्रा में चौथ देने पर सहमति जतानी पड़ी, बल्कि उड़ीसा का पूरा प्रांत भी मराठों को सौंपना पड़ा। यानी मराठों ने बंगाल को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से निचोड़ लिया था। अब चूंकि मराठे बंगाल को इस तरह लहूलुहान कर रहे थे, तो इन दोनों ताकतों मराठों और बंगाल और मुगलों की टूटती हुई राजधानी के ठीक बीच का इलाका भारत की सबसे खतरनाक और कीमती जमीन बन गया था। और वो बफर जोन था अवध। बिल्कुल। भौगोलिक दृष्टि से ये सबसे सटीक विश्लेषण है। जब दिल्ली और बंगाल के बीच तनाव बढ़ा तो बीच में स्थित अवध एक प्रमुख शक्ति केंद्र बन गया। अवध के उदय की कहानी सादत खान से शुरू होती है। सादत खान, जिन्हें बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। हाँ, वे मुगलों द्वारा नियुक्त एक दरबारी और गवर्नर थे, लेकिन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर वो भयानक और खूनी आक्रमण किया तो मुगलों की रही सही सत्ता भी चकनाचूर हो गई। दिल्ली तो पूरी तरह लुट गई थी। बिल्कुल। और इसके बाद सादत खां और उनके उत्तराधिकारियों ने खुद को लगभग स्वतंत्र कर लिया। मेरे नोट्स में एक शब्द बार बार आता है कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद सादत खां के उत्तराधिकारियों को मुगलों ने वकील मुतलक की उपाधि दे दी थी। ये उपाधि इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्या इसका मतलब मुगलों से पूरी तरह आजादी था? वकील मुतलक का मतलब था सर्वोच्च या पूर्ण प्रतिनिधि। तकनीकी रूप से वे अभी भी मुगल सम्राट के अधीन थे, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि वे सम्राट की मुहर और शक्ति का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते थे। मतलब नाम मुगलों का और राज अपना। बिल्कुल। अवध अब केवल एक सूबा नहीं बल्कि उत्तर भारत की राजनीति का एक स्वतंत्र अखाड़ा बन गया था। इसका रणनीतिक प्रभाव ये हुआ कि मुगलों और बंगाल के बीच जो एक ढाल या दीवार हुआ करती थी, वो अब अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएं पाले हुए थी। और अब इस पूरी कहानी के धागे आपस में उलझते हुए हमें वापस बंगाल ले चलते हैं, जहां 1756 में एक ऐसा घटनाक्रम शुरू होता है जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अलीवर्दी खान की मृत्यु और सिराजुद्दौला का नवाब बनना।
हाँ, उनका युवा पोता। हमारे ऐतिहासिक स्रोतों में इस युवा नवाब के बारे में कुछ बेहद अजीब और खौफनाक किस्से दर्ज हैं। कहा गया है कि वो सिर्फ ये देखने के लिए कि डूबते हुए लोग कैसे लगते हैं, नदी में लोगों से भरी नाव पलट दिया करता था। बाप रे। हालांकि ये स्रोत ये भी चेतावनी देते हैं कि ये कहानियां पूरी तरह सत्यापित नहीं है। और हमें यहाँ बहुत सावधान रहना चाहिए। इतिहास में अक्सर विजेताओं या विरोधियों द्वारा दुष्प्रचार या प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। सिराजुद्दौला के मामले में उसके अपने ही दरबार में उसके खिलाफ साजिशें हो रही थीं। मीर जाफर और जगत सेठ वाली साजिश। बिल्कुल। और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को भी उसे एक राक्षस साबित करने की जरूरत थी ताकि वे अपने तख्तापलट को सही ठहरा सके। लॉजिकल है। लेकिन चाहे नाव पलटने वाली कहानियों में सच्चाई हो या न हो, राजनीतिक रूप से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सिराजुद्दौला एक अस्थिर, अनुभवहीन और बेहद अलोकप्रिय शासक था। वो अपने ही दरबारियों का विश्वास नहीं जीत पाया था। तो इस सब का आखिर व्यापक अर्थ क्या निकलता है? एक तरफ मराठों का वो विकेंद्रीकृत परिसंघ जो पूरे देश से टैक्स वसूलने पर आमादा था, दूसरी तरफ अवध का एक स्वतंत्र और बफर स्टेट के रूप में उदय, और तीसरी तरफ बंगाल जो मराठों के हमलों से आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका था और अब सिराजुद्दौला जैसे अस्थिर शासक के हाथों में था। अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ें तो ये अस्थिरता का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। मुगलों के पतन ने एक खालीपन बनाया, एक पावर वैक्यूम। हाँ, और उस खालीपन को भरने के लिए क्षेत्रीय शक्तियां आपस में इस कदर टकरा रही थीं कि उन्होंने एक दूसरे को अंदर से खोखला कर दिया। और इसी राजनीतिक शून्यता और आंतरिक दुश्मनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सुनहरा मौका दिया। बिल्कुल। उन्होंने बंगाल की इसी कमजोरी और आपसी कलह का फायदा उठाकर 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा। ये कोई बहुत बड़ा सैन्य युद्ध नहीं था, बल्कि एक कूटनीतिक जीत थी जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का मंच तैयार कर दिया। ये पूरी चर्चा श्रोताओं के सामने एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन दर्दनाक तस्वीर दिखाती है। मराठा सबसे बड़ी सैन्य ताकत बनकर उभरे जरूर, लेकिन उन्होंने अपने ही ढांचे को टुकड़ों में बांट लिया। और बंगाल के साथ जो किया वो सबसे बड़ी भूल थी। हाँ, शायद सबसे बड़ी रणनीतिक भूल यही थी कि उन्होंने बंगाल जैसे अमीर सूबे को सिर्फ एक एटीएम समझा, वहां से टैक्स लूटा, उन्हें डराया और इस तरह अपना एक पक्का दुश्मन बना लिया। सही बात है। जब बंगाल पर संकट आया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, तो कोई भी भारतीय शक्ति उसके साथ खड़ी नहीं थी। इस पूरी चर्चा से हमें यही समझना चाहिए कि ज्ञान का असली उपयोग केवल घटनाओं को रटने में नहीं, बल्कि क्यों और कैसे को समझने में है। जब किसी देश की अपनी ही क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे को नष्ट करने में लग जाती हैं, तो कोई बाहरी ताकत हमेशा उस कलह का फायदा उठाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, और इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। बिल्कुल। उस शतरंज की बिसात के बारे में सोचिए जो 18वीं शताब्दी का भारत था। जरा कल्पना कीजिए, अगर मराठों ने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग बंगाल पर हमला करके वहां से टैक्स वसूलने और उसे खोखला करने के बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते हुए खतरे को पहचान लिया होता। क्या बात है। क्या होता अगर मराठे, बंगाल के नवाब और अवध एक साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बना लेते? इतिहास ही बदल जाता। क्या वो मुट्ठी भर विदेशी व्यापारी कभी भारत के इस विशाल उपमहाद्वीप पर अपना राज कायम कर पाते? क्या भारत का आधुनिक इतिहास पूरी तरह से अलग होता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी गहराई से विचार कर सकते हैं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।